स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th अर्थात कक्षा 11 का बायोलॉजी का बिल्कुल न्यू सिलेबस। दोस्तों, हमें पता है कि सरकार ने 30% हर सब्जेक्ट का सिलेबस घटाया है। अगर आप कक्षा 11 की परीक्षा 2021 में देने वाले हैं तो आपका भी सिलेबस सभी सब्जेक्ट्स का 30% घटाया गया है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि 30% सिलेबस कौन सा है वो जो कम किया गया है, और बचा हुआ 70% सिलेबस हम वो देखेंगे जो कि अब आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि कोविड-19 के चलते यहाँ पर 30% सिलेबस जो घटाया गया है वो निम्न प्रकार है, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये आपके सिलेबस से ये चैप्टर या टॉपिक हट गए हैं। तो सबसे पहले ही जो हमारी यूनिट है सजीव जगत में विविधता, इसके जो चैप्टर हटे हैं ये सजीव जगत हट गया है और वनस्पति जगत हट गया है। उसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स जो आपके सामने दिख रहे हैं ये सब हट गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि दूसरी यूनिट है हमारे पास जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संघटना। इसमें पुष्पी पौधों की शारीरिकी ये हट गया है, और पुष्पी पौधों की आकारिकी यानी कि एनाटॉमी हट गई है, और फिजियोलॉजी भी हट गई है पुष्पी पौधों की। अब हम देखते हैं कि जंतुओं की संरचनात्मक संघटना, तो ये भी हट गया है। इसमें क्या क्या हटा है? एक, कीट कॉकरोच की आकारिकी पढ़ाई जाती थी एवं विभिन्न तंत्रों के कार्य। कॉकरोच के विभिन्न तंत्र पढ़ाए जाते थे फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में, जैसे कि कॉकरोच में पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका एवं जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन है। अब ये हट गया है। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ हटी है, तो आप अच्छे से उसकी तैयारी कर पाएंगे। कोशिका संरचना एवं कार्य, ये पूरा हमारा चैप्टर होता है। इस चैप्टर में क्या क्या हटा है? इस चैप्टर में हटा है कोशिका जीवन की इकाई में केंद्रक कला, क्रोमैटिन और केंद्रिक, ये 3 टॉपिक हट गए हैं। इसके बाद पादप कारिकी में पौधों में परिवहन, जल, पोषक पदार्थ एवं गैसों का संवहन, कोशिकीय परिवहन, विसरण, सहज विसरण, सक्रिय परिवहन, पादप जल संबंध, अंतःशोषण, जल विभव, परासरण, जीव द्रव्य कुंचन, लंबी दूरी तक जल परिवहन, ये सारे टॉपिक होते हैं। पौधों में जो परिवहन होता है उससे रिलेटेड ये सारे टॉपिक हटाए गए हैं। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन भी हट गया है, स्टोमेटा का खुलना बंद होना आपने 10th में पढ़ा होगा, गैसों का विसरण, तो ये सारे टॉपिक आप के हट गए हैं। दोस्तों, आप भी ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं upmsp.edu.in पर जाकर आप कक्षा 11 के लिए सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। आप 9th, 10th, 11th और 12th का भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे कि क्या 30% में हटाया गया और क्या अब आपको पढ़ना है। इसके अलावा खनिज पोषण में ये सारे टॉपिक आपके हट गए हैं, जैसे नाइट्रोजन उपापचय, नाइट्रोजन चक्र, जैवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण, खनिज लवणीय, आवश्यक खनिज तत्व, ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पॉज करके पढ़ लीजिए या फिर आप सिलेबस भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, इसमें बीजों का अंकुरण हटा है, पादप वृद्धि की प्रवस्थाएं, पादप वृद्धि दर, परिस्थितिकी विभेदीकरण, प्रसुप्तावस्था, बसंतीकरण, दीप्तिकालिता, बहुत सारा सिलेबस, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स यहाँ पर हटाए गए हैं। फिर आता है मानव कारिकी इकाई 5 में आपको ये पूरे टॉपिक जो सामने दिख रहे हैं, यूनिट नंबर 5 का नाम है मानव कारिकी। तो इसमें पाचन और शोषण के जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे, ये सारे हटाए गए हैं। फिर देखते हैं गमन एवं संचलन में गति के प्रकार, ये सब होते हैं पश्चिमाभि, कशाभि, पेशीय, कंकाल तंत्र, संघीय पेशियाँ, ये सारी चीज़ें हटाई गई हैं। फिर तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन में क्या हटाया गया है, चलिए देख लेते हैं। इसमें आपका संवेदी अंगों की प्रारंभिक संरचना ये हटाई गई है और उनके कार्य भी हटाए गए। अब जो प्रैक्टिकल का भी सिलेबस आपका घटाया गया है, तो प्रैक्टिकल अलग अलग कॉलेज में अलग अलग तरह से कराया जाता है, तो प्रैक्टिकल को भी हम छोड़ते हैं। अब हम बचा हुआ 70% देखते हैं सिलेबस, जो कि हमें अभी पढ़ना है अगर आप फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन 2021 में देने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से वो सिलेबस जो कि अब आपको 70% सिलेबस आपका बचा है और ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें आप देखेंगे कि 70 नंबर का आपका एक पेपर होगा और 30 नंबर की प्रैक्टिकल परीक्षा होगी, ये आपको पता ही है, प्रयोगात्मक। तो 70 अंक की जो थ्योरी का पेपर होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा अच्छी तरह से आप समझ लीजिए।
तो यूनिट है, इकाई है सजीव जगत की विविधता, ये है 7 नंबर की यूनिट। फिर है जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संघटना, ये है 12 नंबर की यूनिट। फिर कोशिका की संरचना और कार्य, ये है आपकी 15 नंबर की यूनिट। फिर आता है पादपकारी की अर्थात पौधों की फिजियोलॉजी, तो ये 18 नंबर में। और फिर मानव कार्य की यानी कि मानव के सभी तंत्रों का अध्ययन आपको करना है, ये भी 18 नंबर की है। तो टोटल 70 नंबर का आपका एक पेपर होगा। अब देखते हैं हमारे टॉपिक में क्या क्या, हमारे यूनिट में हमारी इकाइयाँ जो हमारे सिलेबस में उनमें कौन कौन से टॉपिक्स अब पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि इकाई 1 में सजीव जगत की विविधता जिसका नाम है, जिससे 7 नंबर के प्रश्न आएंगे वार्षिक परीक्षा में। इसमें पहला चैप्टर है सजीव जगत, तो इसमें पढ़ना है इसकी सजीव क्या है, जैव विविधता क्या होती है, वर्गीकरण क्या होता है और वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है। इसके बाद जीवन के 3 डोमेन कौन से हैं, जातियों की संकल्पना एवं वर्गीकीय क्रमबद्धता क्या है। ये सारे टॉपिक्स आपके टीचर्स आपको अच्छे से समझाएंगे। और फर्स्ट ईयर से आप अगर अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे तो अगर आप आगे नीट की तैयारी करेंगे तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। आपके लिए वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो कि 30% सिलेबस हटाया गया है, आप उन्हें भी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आपकी वार्षिक परीक्षा में 70 नंबर का पेपर आएगा उसमें उस 30% सिलेबस से अब प्रश्न नहीं आएंगे। आगे 2022 या 23 में क्या होगा वो एक अलग बात है। तो अब जो हमारा ये सिलेबस है ये भी आप अभी अच्छे से पढ़िए, वो भी आप पढ़ लीजिएगा अपनी नॉलेज के लिए, लेकिन उससे अब प्रश्न नहीं आएंगे। फिर अब जीव जगत का वर्गीकरण जो है, इसमें 5 जगत वर्गीकरण है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के प्रमुख लक्षण एवं प्रमुख समूहों में वर्गीकरण, लाइकेन, वायरस एवं वायरॉइड्स, ये सभी आपको पढ़ाया जाएगा। फिर वनस्पति जगत है, इसमें पौधों के प्रमुख लक्षण एवं प्रमुख समूहों में वर्गीकरण, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। फिर जंतु जगत आता है, इसमें जंतुओं के प्रमुख लक्षण एवं वर्गीकरण, नॉन कॉर्डेट संघ तक एवं कॉर्डेट्स वर्ग तक, 3 से 5 प्रमुख लक्षणों एवं प्रत्येक कम से कम 2 के उदाहरण आपको पढ़ाए जाएंगे। फिर इकाई नंबर 2 है जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठना, ये है आपका 12 नंबर का यूनिट। इसमें पुष्पी पौधों की आकारिकी में आपको पुष्प क्रम, पुष्प एवं फैमिली का वर्णन, और आपके सिलेबस में 2 फैमिली हैं पौधों की, एक है सोलेनेसी और एक है लिलिएसी। सोलेनेसी या लिलिएसी, या तो आप सोलेनेसी पढ़ें अथवा लगा है तो सोलेनेसी या लिलिएसी। फिर हम देखते हैं कि जंतुओं की संरचनात्मक संगठना में जंतु ऊतक पढ़ाए जाएंगे, जंतुओं की संरचनात्मक संगठना में जंतु ऊतक। अब हमारी यूनिट नंबर 3 है कोशिका संरचना एवं कार्य। तो इसमें ये जो यूनिट है ये 15 नंबर की है। इसमें कोशिका सिद्धांत एवं कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना, पादप एवं जंतु कोशिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति क्या होती है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। कोशिका अंगक, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, अंतःप्रद्रवी जालिका, गाल्जी काय, लाइसोसोम्स, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लवक, माइक्रोबॉडीज, कोशिका कंकाल, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल संरचना और कार्य, ये आपको अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। फिर देखते हैं हम जैविक अणु। तो जैविक अणु में सजीव कोशिकाओं का रासायनिक संगठन, जैविक अणु जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, ये जो सारे जैविक अणु होते हैं ये आपको पढ़ाए जाएंगे। इनकी संरचना और कार्य आपको पढ़ाए जाएंगे। फिर एंजाइम, इनके प्रकार और गुण और एंजाइम क्रिया क्या होती है ये भी आपको पढ़ना है। फिर कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, इसमें कोशिका चक्र आपको पढ़ना है, अब आपके सिलेबस में है ये, और सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो आपको पढ़ाया जाएगा और उसका महत्व क्या है ये भी पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। तो इसमें पादप कारिकी इसको कहेंगे। तो इसमें उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण, इसमें प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी पोषण का एक माध्यम है, ये आपको पढ़ना है अच्छे से। प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त वर्णक, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक एवं जैव संश्लेषी प्रवस्था, चक्रीय एवं अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलाइजेशन,
फोटोफास्फोराइलेशन, रासायनिक परासरण क्या होता है, परिकल्पना क्या है, प्रकाशीय श्वसन क्या है, C3 और C4 पथ क्या है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ये आपको पढ़ना है। आप अपने टीचर्स की मदद से इन टॉपिक को क्लियर करते जाइएगा तो आप फर्स्ट ईयर में काफ़ी अच्छे अंक लाएंगे और आगे अगर आप नीट या कोई मेडिकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। पौधों में श्वसन, इसमें आपको गैसों का आदान प्रदान, कोशिकीय श्वसन, ये सारे टॉपिक जैसे ग्लाइकोलिसिस, किण्वन, TCA चक्र एवं इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण तंत्र, वायवीय ऊर्जा, उत्पादित ATP अणुओं की संख्या, एम्फीबोलिक पथ और श्वसन गुणांक, ये सब पढ़ना है। फिर आता है चैप्टर पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, इसमें वृद्धि नियंत्रक ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन और ABA अर्थात एब्सिसिक एसिड, ये पढ़ना है। ये चैप्टर होता है जिसमें आपको पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको अच्छे से पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है। चलिए अब देखते हैं यूनिट नंबर 5 जो कि है मानव कार्यकी। इसका सिलेबस हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं। तो सबसे पहला इसमें होगा श्वसन एवं गैसों का विनिमय, इसमें जंतुओं के श्वसन अंग, मानव का श्वसन तंत्र पढ़ना है आपको, श्वसन की क्रियाविधि और इसका नियंत्रण, गैसों का विनिमय, गैसों का परिवहन एवं श्वसन का नियमन, श्वसनीय आयतन क्या होता है, श्वसन के विकार अर्थात श्वसन तंत्र की कौन कौन सी बीमारियां या रोग होते हैं, जैसे दमा है, एम्फाइसीमा है, व्यावसायिक श्वसन रोग हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं। ये पूरी यूनिट मानव कार्यकी 18 नंबर का अंक भार रखती है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, इसमें होगा परिसंचरण और देह तंत्र अर्थात रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें ब्लड की संरचना अर्थात रुधिर की संरचना, ब्लड ग्रुप, रुधिर वर्ग, रुधिर का जमना, लसिका की संरचना एवं कार्य, मानव परिसंचरण तंत्र, मानव हृदय की संरचना, आंतरिक और बाह्य, ये तो आपको पता ही है, पूरी तरह से पढ़ना है आपको। रुधिर वाहिकाएं, कार्डियक चक्र क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या है, ECG क्या है। फिर है ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। फिर होता है दोहरा परिसंचरण, हृदय क्रिया का नियमन, परिसंचरण विकृतियां कौन सी हैं, उच्च रक्तचाप, हाई BP, लो BP। इसके बाद हृदय धमनी रोग क्या होते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, और हार्ट फेल्योर, दिल का फेल हो जाना, हार्ट फेल्योर उसे कहते हैं। तो ये सब आपको पढ़ना है। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर आप अच्छे से बायो पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की तो आप शुरुआत कर देते हैं एक तरह से डॉक्टर बनने की, क्योंकि आप नीट के लिए नीट की आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। फिर आप तैयारी अगर करेंगे नीट एग्जामिनेशन की तब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छे से ध्यान लगा कर पढ़ लेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने के चांस बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं हम उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन, ये आपका चैप्टर होगा। इसमें उत्सर्जन की विधियां, एमिनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, मानव के उत्सर्जी अंग, संरचना और कार्य, मूत्र का निर्माण कैसे होता है, परासरण नियंत्रण क्या है, वृक्क क्रियाओं का नियमन क्या है। इसके बाद रेनिन, एंजियोटेंसिन, आलिंदीय निट्रियरेटिक कारक, ADH एवं डायबिटीज़ क्या है। इसके बाद डायबिटीज़ इंसिपिडस और उत्सर्जन के उत्सर्जन में अन्य अंगों की क्या भूमिका है, विकृतियां क्या क्या है, यूरेमिया है, रीनल फेल्योर है, रीनल कैल्कुलाई है जिसे पथरी कहते हैं गुर्दे की। इसके बाद नेफ्राइटिस क्या है, डायलिसिस क्या होता है एवं कृत्रिम वृक्क अर्थात जो कृत्रिम वृक्क होता है, अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है तो कृत्रिम वृक्क क्या होता है ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट चैप्टर गमन एवं संचलन, इसमें कंकाल पेशियां, संकुचनशील प्रोटीन एवं पेशी संकुचन, ये आपको पढ़ना होगा। फिर है हमारा चैप्टर तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन, इसमें तंत्रिका कोशिका एवं तंत्रिकाएं, मानव का तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS और परिधीय तंत्रिका तंत्र को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। तो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद विसरल तंत्रिका तंत्र, तंत्रिकीय प्रेरणाओं का उत्पादन कैसे होता है, उनका संवहन कैसे होता है, और प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है ये आपको पढ़ना है। फिर लास्ट चैप्टर होगा इसमें जो कि यूनिट है नंबर 5 है, इसमें रासायनिक समन्वयन एवं नियंत्रण, इसमें हार्मोन्स का विस्तृत वर्णन होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों का विस्तार से आपको पढ़ना है उनको। तो इसमें आपको अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन क्या होते हैं, मानव अंतःस्रावी तंत्र
तंत्र क्या है, हाइपोथैलेमस क्या है, पीयूष ग्रंथि क्या है, पीनियल ग्रंथि क्या है, थायराइड क्या है, पैराथायराइड क्या है, एड्रीनल क्या है, ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो कि हार्मोन्स का स्राव हमारे रक्त में करती हैं। इसके बाद आग्नेयाशय क्या है, जनद या गोनैड्स क्या है, हार्मोन्स की क्रियाविधि क्या है, उनका प्रारंभिक ज्ञान, दूतवाहक एवं नियंत्रक के रूप में हार्मोन्स का क्या कार्य है, अल्प एवं अतिक्रियाशीलता क्या होती है, संबंधित विकृतियां क्या है, बौनापन, एक्रोमेगली, क्रिटिनिज्म, ग्वाइटर, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, मधुमेह और एडिसन रोग। तो ये पूरा हमारा सिलेबस 18 नंबर का जो है, ये पूरी यूनिट है हमारी मानव कार्य की। तो ये आप पूरा सिलेबस देख चुके हैं। अब नीचे अब जाएंगे तो प्रैक्टिकल का सिलेबस है, तो प्रैक्टिकल का आपके कॉलेज में अच्छे से बताया जाएगा। वैसे प्रैक्टिकल पे भी वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे तो मैं प्रैक्टिकल पे भी वीडियो बनाऊंगा। प्रैक्टिकल का सिलेबस क्या है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये हमारा पूरा सिलेबस है जो कि 70% आपको पढ़ना है। मैंने आपको वो भी बताया जो आपको अब नहीं पढ़ना है, कम से कम 2021 में अगर आप वार्षिक परीक्षा दोगे। 2022, 23, 24 आगे क्या होता है ये फिर आगे ही पता चलेगा। तो ये सारा सिलेबस हमने यहाँ से देखा। ये न्यू सिलेबस है 70% जो मैंने नीचे बताया था, और ये जो ऊपर बताया था ये सारे टॉपिक्स अब हटाए गए हैं 1 साल के लिए या कितने साल के लिए, ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो 2021 में अगर आप परीक्षा देंगे तो ये वाले टॉपिक्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इन चैप्टर के ये टॉपिक जो यहाँ पर लिखे हैं। upmsp.edu.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे से देखिए, समझिए और पढ़ाई शुरू कीजिए, तैयारी करें। उम्मीद करते हैं हम यहाँ पे बायोलॉजी का सिलेबस बता रहे हैं तो आप आगे चल के डॉक्टर बने या जो चाहते हैं आप अच्छे से बने, लेकिन अच्छी पढ़ाई ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड गुड लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय। किसी और सब्जेक्ट का अगर सिलेबस आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।